Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, in this lecture we will learn how to calculate multiple regression coefficients using Excel. We will consider an example. A cargo company delivers group of deliveries into one trip to reduce time and energy costs. Therefore, some trips are deliver more than one delivery. The company like to estimate delivery time based on two factors: total distance, number of deliveries, and daily price of petrol. This is the data in which you can see that three independent variables are given: x1, x2, and x3. First one is miles traveled, second one is number of deliveries, and third, which is introduced later on, that is price of the petrol. And the dependent variable is travel time. यानी ट्रैवल टाइम आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, और हम इसे डिपेंडेंट इसलिए कह रहे हैं कि ट्रैवल टाइम जितना ज़्यादा होता जाएगा वो किस किस पे डिपेंड कर सकता है, वो हमने आइडेंटिफाई करना है. तो ट्रैवल टाइम यानी डिलीवरी देते वक्त डिलीवरी बॉय जो है आपका पार्सल लेकर आपके डोर तक आ रहा है, तो अपने जहाँ स्टोर से जहाँ आपके घर तक आ रहा है, तो जो टाइम स्पेंड कर रहा है वो डिलीवरी टाइम है. लेकिन वो एक वक्त में एक ही चीज़ नहीं लेके आ रहा, वो कई रास्ते में और भी पार्सल्स डिलीवर करते हुए आ रहा है. तो जितने माइल्स वो ट्रेवल करेगा उतना ही आपका डिले पहुंच से पार्सल रिसीव होगा, और जितनी नंबर ऑफ डिलीवरीज रास्ते में वो देता हुआ आएगा, तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ डिलीवरीज जब देगा तो टाइम सस्पेंड होगा, ब्रेक लेगा वो, तो उससे भी आपका डिले होगा. तो पेट्रोल की प्राइस से भी डिले होता है कि नहीं, इसको भी हमने इंक्लूड किया है. और हम देखना चाह रहे हैं कि ये तीन जो वेरिएबल्स हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, इसके लिए 10 वैल्यूज़ जो है वो सैम्पल ली हुई हैं, यानी 10 सैम्पल्स लिए हुए हैं. 10 टाइम्स डिलीवरी मैन ने इस तरह से डिलीवरी दी है, और उनका डेटा आपके सामने यहाँ पर दिया हुआ है. इसको यूज़ करके हम मल्टीपल रिग्रेशन का सिनेरियो जो है उसको हम स्टडी करते हैं. ठीक है जी. डिटरमिन इक्वेशन फॉर द एस्टिमेटेड लीनियर रिग्रेशन. हमने एक अप्रोप्रिएट लीनियर रिग्रेशन मॉडल इसके लिए सजेस्ट करना है, जो कि आपको प्रिडिक्टेड वैल्यूज़ बेस्ट दे सके डिलीवरी टाइम की, यानी वाई हैट की, जिससे आप ये एस्टिमेट कर सको कि एक्सपेक्टेड टाइम क्या सर्व हो सकता है, क्या कंज्यूम हो सकता है. तो स्टेप्स क्या होंगे इसके? सबसे पहले तो आपने ये करना है, हम इस ये सेम सिनेरियो हम पिछले 2 लेक्चर्स में कंसिडर कर चुके हुए हैं, सेम एग्जांपल, लेकिन हमने उसमें जो स्टडी की थी वो कोरिलेशन और स्कैटर प्लॉट तक ही हमने काम किया था, मॉडल नहीं फिट किया था. आज का काम हमारा उससे फर्दर है. तो उस स्टेज पे हमने जो चीज़ें फाइंड आउट की थी वो 2 चीज़ें थी. एक तो ये कि आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो 3 जो रिमेनिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उनके साथ कोरिलेशन स्टडी, कि कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट करता है. उसका स्कैटर प्लॉट भी बनाया था और हमने कोरिलेशन स्टडी भी की थी. फिर हमने देखा कि तीनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की आपस में कोरिलेशन तो एग्जिस्ट नहीं कर रही, जो कि नहीं एग्जिस्ट करनी चाहिए. हमने जैसे assumptions भी देखी हैं कि मल्टी कोलिनियरिटी एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए. तो वो एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी, इसके लिए हमने इसके दरमियान में भी तीनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में भी कोरिलेशन स्टडी भी की और स्कैटर प्लॉट भी बनाए. और उसके बाद हम कुछ हमारे रिजल्ट्स आए थे कि कौन सा इसमें फैक्टर जो है वो इफ़ेक्ट कर रहा है और कौन सा नहीं कर रहा. उसके बाद हम मज़ीद देखते हैं कि हम किस तरह से मॉडल फिटिंग की तरफ जाएंगे. तो नेक्स्ट है फिट द रिग्रेशन मॉडल. थोड़ा सा हम गो थ्रू कर रहे हैं कि हमें उसकी ज़रूरत होगी इसमें पिछले सारे काम की. तो आप देखिए कि 3 स्कैटर प्लॉट आपके सामने यहाँ बने हुए हैं. ठीक है. पहला स्कैटर प्लॉट वाई एंड x1 का है, वाई एंड x3 का है, एंड वाई एंड x2 का है. पहला आपका एक रिग्रेशन लाइन बन रही है, थर्ड में भी एक रिग्रेशन लाइन बन रही है, और जो सेंटर वाला है उसमें कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं कर रहा. यही बात आपने जब कोरिलेशन एनालिसिस की तो आपने देखा कि ये रिग्रेशन कोरिलेशन की वैल्यू पर 928 है, जो कि क्वाइट हाई है. तो इसका मतलब है कि 1 को अप्रोच कर रहा है कि तो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल और वेरिएबल x1 ये कोरिलेटेड हैं. स्कैटर प्लॉट और कोरिलेशन दोनों ने यही बात बताई. उसके बाद दूसरा देखिए कि कोरिलेशन की वैल्यू आई 0.267, जो कि बहुत ही लो है. ठीक है. 0.5 से भी कम है, और आपका स्कैटर प्लॉट भी यही बता रहा है. तो इसलिए हम इसको रिजेक्ट कर देते हैं. कौन सी वाले वेरिएबल को? x3 वेरिएबल को. और x3 वेरिएबल कौन सा था? पेट्रोल प्राइस. यानी डिलीवरी टाइम पर पेट्रोल प्राइस का कोई फर्क नहीं पड़ता. और ये जो 2 वेरिएबल्स हैं आपका
x1 एंड x2 ये शामिल होंगे, क्योंकि आप देखिए इसकी भी कोरिलेशन 0.916 है, क्वाइट हाई है, और इसका जो स्कैटर प्लॉट है वो भी आपको सजेस्ट करता है कि इसमें रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है y2 और सॉरी x2 एंड y में। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट के इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की आपस में जो कोरिलेशन है वो क्या है। उसमें भी देखिए कि पहले दो वेरिएबल्स आपस में रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका x1 और x2 दोनों में बड़ी हाई कोरिलेशन है। जब दोनों में हाई कोरिलेशन है इसका मतलब है कि इन दोनों में से एक को शामिल होना चाहिए और दूसरे को शामिल नहीं होना चाहिए, ठीक है। और बाकी दोनों आपकी जो है कोरिलेशन जो है वो बड़ी ठीक है, ये दोनों आपकी अजम्पशन को फुलफिल कर रहे हैं कि मल्टी कोलिनियरिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही x2 एंड x3 में, x1 एंड x3 में, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि हम सबसे पहले स्टेप पे क्या करेंगे, हम कोफिशिएंट्स फाइंड करेंगे, ठीक है। एक्सेल को यूज़ करके अनोवा फाइंड आउट करेंगे और आर स्क्वायर और स्टैंडर्ड एरर, ये चार चीज़ें हमने अपने रिग्रेशन एनालिसिस में देखनी है और फिर कंपेयर करना है। हम सेम डेटा सेट पे डिफरेंट मॉडल्स लगाने जा रहे हैं और फिर उसको आपस में कंपेयर करेंगे और अंदाज़ा लगाएंगे कि कौन सा इसके लिए बेस्ट कंसिडर किया जा सकता है, ठीक है। तो एक्सेल को हम ओपन करते हैं, ठीक है जी। ये आपके पास डेटा सेट है। इस डेटा सेट में सबसे पहले हमने जो वेरिएबल्स कंसिडर किए, पहला वेरिएबल आपका है माइल्स ट्रेवल्ड एंड नंबर ऑफ डिलीवरीज। ये दोनों वेरिएबल्स में अभी हमने देखा कि रिलेशनशिप बड़ा हाई है, यानी इनमें कोरिलेशन एग्जिस्ट कर रही है कि नंबर ऑफ डिलीवरीज और माइल्स ट्रेवल्ड, ये दोनों वेरिएबल्स में से कोई एक ही रखना चाहिए। तो हम यूँ करते हैं कि पहले हम पार्सिमोनियस मॉडल्स देख लेते हैं जिसमें तीनों को अलग-अलग कंसिडर किया जाएगा, यानी कि y के साथ x1, y के साथ x2 और y के साथ x3। और फिर इन तीनों मॉडल्स में हम देखते हैं कि क्या जो एक्यूरेसी मेजर्स हैं किसके लीस्ट आ रहे हैं। स्टैंडर्ड एरर लीस्ट होना चाहिए और आर स्क्वायर हाईएस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो इसकी स्टडी के लिए आपने देखना है सबसे पहले फाइल में जाकर आपने ऑप्शन देखी, ठीक है। ऑप्शन में आपने एडिन्स में जाना है। एडिन्स करने के बाद आपने यहाँ नीचे एक्सेल एडिन्स हैं, ठीक है, एक्सेल एडिन्स, इसको आपने यहाँ से गो कर दिया। गो करेंगे तो आपके पास एक और मेन्यू खुल गया जिसमें पहला वाला जो है आपने इसे चेक बॉक्स करना है, ठीक है। ये आपकी टूल किट है एनालिसिस की और इसको ओके कर दिया। जैसे ही आप ओके करेंगे तो आपके पास डेटा में जाकर आप जब देखेंगे तो डेटा एनालिसिस की ऑप्शन आपको राइट मोस्ट नज़र आ रही है। इसको आपने क्लिक कर दिया डेटा एनालिसिस को और इसमें आपके पास वो सारे स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स आ रही हैं जो कि हमारे इस्तेमाल में आनी है, जिसमें से पहली हम यहाँ पे जो देखेंगे वो रिग्रेशन की है, ठीक है। रिग्रेशन अल्फ़ाबेटिकली अरेंज है, तो आर से रिग्रेशन ओके कर दिया। इसमें आपने क्लियरली आपसे उसने 2 सेल्स में एड्रेसेस माँगे हुए हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का, ठीक है जी। y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, उसको हमने यहाँ से सेलेक्ट करना है y को। आपने इसमें कैप्शन को भी इंक्लूड कर लेना है। उससे ये फ़ायदा होता है कि जब आपका अनोवा बनता है, आपके कोएफ़िशिएंट्स आते हैं, तो साथ वो वेरिएबल के नाम भी लिखे हुए आते हैं ताकि आपके लिए कोई एम्बिग्विटी ना रहे कि कौन-सी वैल्यू आ रही है। ठीक है जी, ये मैंने पूरा इसका सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद x की रेंज के लिए मैंने अभी आपसे कहा कि हम सिंपलेस्ट वाला पहले लेते हैं x1 के साथ, ठीक है। ये 50 वैल्यू जो लास्ट में लिखी है ये एक्स्ट्रा है, इसको नहीं शामिल करना क्योंकि पेयर्स में वैल्यूज़ हैं, x और y बिल्कुल बराबर-बराबर होनी चाहिए आपकी, 10-10 वैल्यूज़ हैं दोनों की, ठीक है जी। आपने यहाँ पे लेबल्स है, इसको आपने चेक बॉक्स करना है, यानी कि आपके सिलेक्टेड रेंज में लेबल भी इंक्लूडेड है। तो इसको यहाँ से मैंने क्लिक कर दिया और ओके कर दिया। एक नई विंडो आपकी खुल गई और उस नई विंडो में शीट नंबर 1 है और इस शीट नंबर 1 में आपकी आउटपुट नज़र आ रही है, ठीक है। पहला सेल जो है उसको मैं थोड़ा-सा ओपन करती हूँ, उसकी लेंथ बढ़ गई है। अब आप देखिए कि पहली वैल्यू क्या दी हुई है, मल्टीपल आर। ये जो मल्टीपल आर है, दिस इज़ एक्चुअली कोरिलेशन, सिंपल कोरिलेशन बिटवीन x1 एंड y। अगर आप इसको कोरिलेशन के थ्रू भी फाइंड करते तो यही रिजल्ट आता। दूसरी वैल्यू है आपकी इसमें आर स्क्वायर, ठीक है जी, ये आर स्क्वायर की वैल्यू है। आर स्क्वायर क्या होता है कि आपकी y में जो वेरिएशन है, कितना इसका रिजल्ट है आर का, आर स्क्वायर का 86।
86% वेरिएशन इन y कैन बी स्टडीड बाय x1। ठीक है, यानी x1 जो है वो 86% वेरिएशन को एक्सप्लेन कर रहा है, बाकी जो आपकी 14% है वो उसको अनेबल है एक्सप्लेन करने से आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल x1। स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू है 0.34। ठीक है, कम है, लेकिन हम बाकियों से भी कंपेयर करते हैं कि क्या ये सबसे कम है कि किसी और की इससे ज़्यादा कम है। उसके बाद हम दूसरा देखते हैं टेबल, ये है अनोवा टेबल। अनोवा टेबल में आपने ये लास्ट कॉलम जो है इसकी वेट ज़रा बड़ी करती हूँ ताकि हम इसकी वैल्यू को देख सकें। सिग्निफिकेंस एफ, ये पी वैल्यू आपको दी हुई है। ठीक है, दिस पी वैल्यू शोज आपकी, देखें ये क्या ये अल्फा से 0.05 से लेस है। ठीक है, इसको लेस होना चाहिए क्योंकि आप इसमें रिग्रेशन फिट कर रहे हैं और रिग्रेशन का जो एम है वो ये है कि ए और बी को एस्टिमेट करना है। अगर बी की वैल्यू नहीं रही तो फिर रिग्रेशन में तो सिर्फ ए कांस्टेंट रह जाएगा। तो आपका यहाँ पे ये पी वैल्यू लेस देन अल्फा ये शो करती है कि बी एग्जिस्ट करता है, स्लोप एग्जिस्ट करती है रिग्रेशन में। ठीक है, तो रिग्रेशन आपका सिग्निफिकेंट है। उसके बाद है आपके नेक्स्ट टेबल में ये आप देखिए लास्ट में ये दी हुई है माइल्स ट्रेवल्ड। ये आप इसके सामने जो आपको नेक्स्ट कॉलम में वैल्यू मिल रही है दैट इज द स्लोप ऑफ x1। ठीक है, यानी दिस इज b1 और ये आपको शो करता है कि ये उसका कोफिशिएंट है माइल्स ट्रेवल्ड का। कितना है 0.04 और इंटरसेप्ट क्या है, यानी कि इसकी वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू a दैट इज 3.18। बिल्कुल इस तरह से आपने बाकी दोनों मॉडल्स भी फाइंड आउट कर लेने हैं, y की x2 के साथ भी कर लेना है और y के x3 के साथ भी। ठीक है जी, ज़रा मैं पावर पॉइंट में वापस जाती हूँ और वहाँ से हम इसको कंटिन्यू करते हैं और फिर देखते हैं हम। ठीक है जी, हमने एक्सेल खोला था। एक्सेल ओपन करने के बाद ये आपकी आउटपुट आ गई जो भी मैंने आपके सामने फाइंड आउट की है। पहला मैंने आपसे कहा था कि हमने कौन सा फिट करना है, y का x1 के साथ, माइल्स ट्रेवल्ड के साथ। उसके बाद दूसरा केस है हमारे पास y x2 के साथ, नंबर ऑफ डिलीवरीज। आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल अब इस केस में है वो नंबर ऑफ डिलीवरीज है, y और x2 का रिलेशनशिप। अगर हम इसको देखें तो वो इस तरह आएगा, y हैड a प्लस b1 x b2 x2, चले सेम लिख लेते हैं वरना 1 भी लिख सकते थे या सिंपल b भी लिख सकते हैं। आपका जो एक्चुअली बताने की बात है वो ये है कि आपका जो वेरिएबल है इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो x2 है, नंबर ऑफ डिलीवरीज। ठीक है, और उससे आपने ये पूरा फाइंड आउट कर लिया और ये ए और बी की जो है आपके पास दो वैल्यूज आ गई। इसके जो आर की वैल्यू है वो 0.91 है, उसके बाद आर स्क्र है 83%। आपने देखा था x1 की जो वैल्यू आर स्क्र की आई थी वो 86% थी। इसमें हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे, 83%, 83 के बाद क्या है 9, बल्कि 84 ही कह देते हैं। 84% वेरिएशन इन y कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय नंबर ऑफ डिलीवरीज x2। ठीक है, और उसके बाद इसका भी अगर आप देखें तो ये p वैल्यू जो है वो लेस देन अल्फा है, तो इसका मतलब है कि रिग्रेशन इसमें भी सिग्निफिकेंट है। उसके बाद हम नेक्स्ट थर्ड वन देखते हैं जिसमें y के साथ x3 आपने लिया पेट्रोल प्राइस। अब आप इसका देखिए आर स्क्वायर कितना आ रहा है 0.07, अगर आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें ओनली 7%। पेट्रोल प्राइस सिर्फ 7% वाई की वेरिएशन को एक्सप्लेन कर रही है। 7% वेरिएशन इन वाई कैन बी एक्सप्लेन बाय द पेट्रोल प्राइस x3। और आप इसका अगर ये देखें यहाँ से पी वैल्यू तो ये लेस देन अल्फा नहीं है, तो इससे पता चला कि रिग्रेशन इसके लिए सिग्निफिकेंट नहीं हुआ, बी को यहाँ पर फाइंड आउट नहीं करना चाहिए था। ठीक है जी, और ये चीज़ आपकी यहाँ से भी पता चल सकती है। पी वैल्यूज़ जो कि हम देख रहे हैं, इससे पहले हमने नहीं देखी, इसलिए नहीं देखी कि रिग्रेशन ही हमारा सिग्निफिकेंट हो जाता था, तो हमने कहा कि इससे आगे हम ए और बी को अलग-अलग से इनकी सिग्निफिकेंस को नहीं चेक किया। लेकिन यहाँ पर हम इसलिए चेक कर रहे हैं कि हमने देखा कि रिग्रेशन तो सिग्निफिकेंट नहीं हुआ, तो क्या ए और बी दोनों में से कोई तो सिग्निफिकेंट है? तो आप देखिए कि दोनों ही नॉट लेस देन अल्फा है, यानी कि ए भी कोई वैल्यू नहीं रखता और बी भी कोई वैल्यू नहीं रखता, यानी ए और बी जो दोनों हैं उनकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है रिग्रेशन में, क्योंकि वो वेरिएशन को एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे। सिर्फ 7% वेरिएशन जो है वो एक्सप्लेन हो पा रही है। अब हम इसका कंपैरिजन करते हैं। हम कंपैरिजन स्टडी में आप देखिए हमने किस बेस पे कंपैरिजन किया, स्टैंडर्ड एरर की बेस पे और आर स्क्वायर की बेस पे।
तीनों मॉडल्स के हमने स्टैंडर्ड एरर्स रख लिए फर्स्ट रो में और तीनों के आर स्क्वायर हमने रख लिए सेकेंड रो में। अभी आप देखिए कि सबसे कम जो आपका स्टैंडर्ड एरर है वो किसका है, ये वाला है, ठीक है, 0.34। 0.36 भी बड़ा है और 0.88 तो बहुत ही बड़ा है, ठीक है। और किसका कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन हाई है, अब इसका 86% आया, 84% आया और ये सिर्फ 7%। इसका मतलब है कि ये मॉडल तो टोटल हमारा रिजेक्ट हो गया। इन दोनों में से भी आपका अगर देखा जाए तो दोनों ही मेयर्स को कंपैरिजन में देखें तो स्टैंडर्ड एरर किसका कम है, x1 वाले मॉडल का, ठीक है, जिसमें हमने x1 को रखा था, और कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन भी इसी का ही ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मॉडल आपका बेस्ट मॉडल है, बाकी दोनों को हम रिजेक्ट करेंगे। अच्छा, अगर ये पार्सिमोनियस मॉडल है, यानी कि हमने सिर्फ एक वेरिएबल को शामिल किया है, जबकि हमारे केस में 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स थे, हम चलेंगे इससे आगे क्या करेंगे हम कि दो दो वेरिएबल्स को शामिल कर लेते हैं। x1 के साथ हम x2 को शामिल कर लेते हैं, एक बार मॉडल फिट करेंगे, x1 को x3 के साथ फिट करेंगे और फिर x2 को x3 के साथ, तो 3 मॉडल्स फिट करेंगे और फिर देखते हैं कि उनमें क्या डिफरेंसेस आते हैं। ठीक है जी, ये अभी हमने जो x1 का मॉडल फिट किया उसकी वैल्यू थी 3.18 एंड 0.04 x1, ठीक, मीन्स एन इंक्रीज इन 1 माइल विल इंक्रीज डिलीवरी टाइम बाय 0.04, ठीक है। और इसमें फोरकास्टिंग भी थी, आपने देखा था कि वो एक्सेल की वर्कशीट में लास्ट में 50 वैल्यू लिखी हुई थी, एक्चुअली वो फोरकास्ट के लिए लिखी हुई थी। आपने इस x1 की जगह पर 50 को सब्सिट्यूट किया और पूरा आपने एज इट इज़ लिखकर इसको सॉल्व किया तो आपके पास रिजल्ट आया 5.2 आवर्स। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास जो वैल्यू है उसकी x1 की माइल्स ट्रेवल्ड 50 माइल्स हैं, यानी कि अगर कोई पार्सल 50 मील दूर पे डिलीवर करना है तो कितना एक्सपेक्टेड टाइम लगेगा उसको डिलीवर करने में, तो वो लगेगा 5 घंटे और 20 मिनट, ठीक है। हमारा मेन एम ही ये होता है, जब हम एक बार मॉडल बना लेते हैं अपने 10 12 20 25 सैंपल्स लेने के बाद, फिर वो हम हमेशा ही कैलकुलेट करके अपने कस्टमर को बताते हैं कि जी आपका पार्सल हम कल तक डिलीवर करेंगे, हम शाम तक डिलीवर करेंगे, हम दोपहर तक डिलीवर करेंगे। एक्चुअली बैक एंड पे वो क्या करते हैं, रिग्रेशन मॉडल फिट करते हैं और एस्टिमेटेड टाइम निकालते हैं, और जिस वक्त आपके फ़ोन में आपको मैसेज आता है और अपडेट होती है क्या आपका पार्सल हमारे ऑफिस तक पहुंच चुका है, हमारे स्टोर तक पहुंच चुका है, लेकिन आपके घर तक पहुंचने में इतना टाइम लगेगा, तो वो पीछे मॉडल से ही इसको एस्टिमेट करते हैं टाइम को और फिर उसके बाद आपको बताते हैं। ठीक है जी, अब हम देखते हैं कि 2 इंडिपेंडेंट मॉडल्स शामिल करने जा रहे हैं, x1 x2 का, x1 x3 का और x2 x3 का। ठीक है जी, तो इसके लिए सेम उसी तरह से हमने वेरिएबल्स को सिलेक्ट करना है, रैंडम वेरिएबल y को, और उसके बाद x1 और x2 दोनों जो फिक्स्ड वेरिएबल्स के कॉलम्स थे उनको एट द सेम टाइम सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब जब सेलेक्ट करने के बाद आपकी आउटपुट जो है वो ये आ गई। आउटपुट में आप देखिए जो हाईलाइट करके मैंने रखा हुआ है, जो येलो कलर है, वो पी वैल्यू है किसकी, एक इसकी, ठीक है, सॉरी ए की नहीं, सॉरी बी की है। ए की पी वैल्यू मैंने हाईलाइट नहीं की, वो ऊपर है 0.003, वो लेस देन थी इसलिए मैंने उसको नहीं लिखा। उसके बाद आप देखें कि इसकी पी वैल्यू मैंने निकाली हुई है विच इज़ नॉट लेस देन अल्फा, इसकी पी वैल्यू निकाली हुई है विच इज़ नॉट लेस देन अल्फा, 1.23 है, 1.48 है। ये दोनों वैल्यूज़ आपको क्या बताती हैं कि x1 और x2 दोनों के जो कोफिशिएंट्स हैं b1 और b2, इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, इनको रिग्रेशन मॉडल में नहीं होना चाहिए था। और अगर आपको याद हो हमने पिछली स्लाइड्स में देखा था कि x1 और x2 दोनों में जो कोरिलेशन है वो बड़ी हाई थी, मल्टी कोलिनियरिटी एग्जिस्ट करती थी। तो जब भी एग्जिस्ट करती हो तो दोनों मॉडल्स दोनों एट द सेम टाइम मॉडल में शामिल नहीं होने चाहिए। तो हमने ये किया कि x1 के साथ साथ x2 को भी इसमें डाल दिया, उस x2 ने आके क्या किया, x1 की परफॉर्मेंस को भी खराब कर दिया। और आप देखिए कि आर स्क्वायर की वैल्यू भी जो है वो कम। अच्छा, अब हम जब आपके पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो जाएंगे तो अब आपने आर स्क्वायर को नहीं देखना, एडजस्टेड आर स्क्वायर को देखना है, ठीक है जी। एडजस्टेड आर स्क्वायर या सिंपल आर स्क्वायर को भी कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन बेहतर तरीका ये होता है कि हम एडजस्टेड आर स्क्वायर को देखते हैं कि वो उसने जैसे ही हमारा रैंडम वेरिएबल उसमें सॉरी फिक्स्ड वैल्यू वेरिएबल की जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंक्रीज होता है मॉडल में, तो
आर स्क्वायर भी उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। ठीक, तो वो भी आपका कम है, लेकिन अभी तो मेजर आपका जो प्रॉब्लम आ रहा है वो यहाँ पे आ रहा है कि आपका जो ए और बी सॉरी B1 और B2 की जो वैल्यूज़ हैं, ये B1 की वैल्यू है और ये B2 की वैल्यू है। ये दोनों की जो आपकी वैल्यूज़ हैं वो रिजेक्ट हो रही हैं। तो ये आपका मॉडल जो है वो एक तरह से आप कह सकते हो कि ये अप्रोप्रिएट नहीं है। लेकिन अभी हम फ़ौरन फ़ैसला नहीं करेंगे, हम इनको कंपेयर करेंगे बाकी मॉडल्स के साथ जो आपकी एक्यूरेसी मेजर्स हैं। नेक्स्ट है आपका, इसमें ट्रैवल टाइम था विद रिस्पेक्ट टू x1 एंड x2। नेक्स्ट देखते हैं हमारा जो आउटपुट है वो क्या है। ट्रैवल टाइम को x1 एंड x3, इससे इन दोनों को शामिल किया है मॉडल में। ठीक है, x1 और x3 जो है वह पेट्रोल प्राइस है और x1 जो है वह माइल्स ट्रेवल्ड है। आप इसमें देखिए कि आपके ये तो एक्यूरेसी मेजर्स आ गए, रिग्रेशन भी आपका ठीक है, लेस देन अल्फा है आपका, ठीक है, और पी वैल्यूज़ भी आपकी ये दो तो बिल्कुल ठीक हैं, ठीक है ना। 0.03 लेस देन अल्फा है, 0.00035 ये भी लेस देन अल्फा है। इसका मतलब है कि आपका ये दो जो है वो तो मॉडल में शामिल होने चाहिए थे, यानी कि इतना मॉडल तो होना चाहिए था। लेकिन आप देखिए कि जो तीसरा आपका वेरिएबल है कौन सा, x3 पेट्रोल प्राइस, उसका जो कॉफिशिएंट है जो जिसकी वैल्यू कितनी आ रही है, -0.219, ये यानी कि B3 की वैल्यू। तो लॉजिकली भी आपके ट्रेवल टाइम पे पेट्रोल की प्राइस से क्या फ़र्क पड़ेगा? पेट्रोल बढ़ रहा है तो टाइम पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आपको ये बता रहा है कि नेगेटिव, एज़ पेट्रोल प्राइस इंक्रीज़ेज़ ट्रैवल टाइम डिक्रीज़ेज़। तो लॉजिकली भी आप सोचें तो ऐसा तो एग्ज़िस्ट नहीं करता, और आपको इस मॉडल ने भी यही बताया कि इसकी पी वैल्यू जो है वो नॉट लेस देन अल्फ़ा है, ठीक है? तो इसको मॉडल में नहीं होना चाहिए। तो बाकी जो 2 है वो ठीक हैं। तो इसलिए आपका ये वाला जो मॉडल है उसकी भी कोई इतनी सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन हम अभी इसके एक्यूरेसी मेजर्स को बाकियों के साथ कंपेयर करते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, ट्रैवल टाइम y वर्सेस नंबर ऑफ डिलीवरीज x2 एंड पेट्रोल प्राइस x3। ठीक है जी, अब हमने इन दोनों को मॉडल में शामिल करना है। ये तो उसके एक्यूरेसी मेजर्स आ गए, ठीक है जी, मॉडल फिट के। रिग्रेशन ने भी आपको बता दिया कि रिग्रेशन ठीक ही है रिग्रेशन। अब आप देखेंगे पी वैल्यूज़ इन सबको, जिसमें से पहली दो पी वैल्यूज़ तो ठीक हैं, 0.0015 है और दूसरी 0.0000189 है। इसका मतलब है कि ए भी ठीक है, मॉडल में होना चाहिए, B1 भी ठीक है, यानी B2 भी ठीक है। ठीक है, इसको अगर हम B2 कह दें और ये B3 है और ये आपका ए है, इस तरह से है x3। B3 की वैल्यू आपकी नेगेटिव में आ रही है, यानी कि पेट्रोल प्राइस। अगेन वही मसला जो पिछले वाले में था कि लॉजिकली पेट्रोल प्राइस के कम होने से डिलीवरी टाइम के ज़्यादा होने का कोई ताल्लुक नहीं है, या पेट्रोल प्राइस के ज़्यादा होने से डिलीवरी टाइम के कम होने का, या इसके वाइस वर्सा, इन दोनों में कोई ऐसा रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसलिए तो पेट्रोल प्राइस जो है उसकी पी वैल्यू जो है वो आप देख रहे हैं कि वो ग्रेटर देन अल्फा है, यानी कि सिग्निफिकेंट नहीं आ रही है। ये जो आपका B3 है ये सिग्निफिकेंट नहीं है, इसको मॉडल में शामिल नहीं होना चाहिए था। आप इसको किस तरह से इंटरप्रेट करेंगे, आप देखिए 0.566 ये आपकी वैल्यू थी B2 की, ठीक है, 0.566। द ट्रैवल टाइम, ये जो वाई हैट है इसको इंटरप्रेट कर रहे हैं, द ट्रैवल टाइम इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज, क्योंकि ये प्लस साइन लिखा हुआ है, ठीक है, expected to increase by 0.566 hours for each additional delivery। यानी एक डिलीवरी और रास्ते में उसने देनी है, तो एक एडिशनल डिलीवरी करने से आपकी डिलीवरी कितनी लेट हो जाती है, 0.566। अगर 2 डिलीवरीज वो रास्ते में दे रहा है तो आपकी डिलीवरी कितनी लेट हो जाएगी, 0.566 प्लस 0.566, यानी कि 56 मिनट और 56 मिनट, 1 घंटे, काफ़ी ज़्यादा, 2 घंटे का फ़र्क पड़ जाएगा। तो नंबर ऑफ डिलीवरीज जितनी ज़्यादा ऐड होती जाएंगी, 0.566 आपके टोटल टाइम में उतनी टाइम्स ऐड होता जाएगा, तो आपका एक्सपेक्टेड टाइम जो है वो बढ़ जाएगा। लेकिन आपने एक और चीज़ देखनी है कि मल्टीपल रिग्रेशन में रिमेनिंग ऑल जो रिग्रेसर्स हैं उन सबको
कांस्टेंट रखा जाता है। यानी कि हमने इसमें ज़रूर ये कहना है इफ़ पेट्रोल प्राइस इज केप्ट कांस्टेंट, यानी उसको आपने कांस्टेंट कंसिडर कर रहे हैं, फिर दूसरे वाले को आपने इंटरप्रेट करना है। इसी तरह से आप देखिए कि हमने -0.765, अगर आपके पास कभी मॉडल में नेगेटिव वैल्यू आए तो आपने किस तरह से उसको इंटरप्रेट करना है। इसको लिखेंगे द ट्रेवल टाइम, यानी वाई हैट को ही लिखेंगे, द वाई हैट यानी ट्रेवल टाइम इज एक्सपेक्टेड टू डिक्रीज, माइनस साइन है ना, इसलिए आपने टू डिक्रीज कहना है, टू डिक्रीज बाय 0.765, और साथ ही उसके x3 है, x3 क्या है, द ट्रेवल टाइम इज एक्सपेक्टेड टू डिक्रीज बाय 0.765, ये डिक्रीज इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका नेगेटिव साइन है, फॉर ईच एडिशनल डॉलर इंक्रीज इन पेट्रोल प्राइसेस इफ नंबर ऑफ डिलीवरीज इज केप्ट कांस्टेंट, यानी कि सेकंड वाला जो है उसको आपने कांस्टेंट रखना है और इसके बारे में आपने इंटरप्रिटेशन लेनी है x3 के बारे में। ठीक है जी, जिसको इंटरप्रेट कर रहे होते हैं, उसके अलावा बाकी जो रिग्रेसर्स हैं वो सब कांस्टेंट होते हैं। अभी तो आपके सामने इसमें एक ही और रिग्रेसर है, अगर एक वक्त में 3 रिग्रेसर्स होते हैं, हम एक को इंटरप्रेट करते, बाकी दोनों को कांस्टेंट कंसिडर करते। ये तो तीनों थे हमारे मॉडल्स जो हमने पेयर में इस तरह से फिट किए, और फिट करने के बाद जो है वो हमने उनका आउटपुट देख लिया। अब क्या करेंगे, तीनों वेरिएबल्स को एट द सेम टाइम मॉडल में शामिल कर देंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद हम उसका आउटपुट निकालेंगे। एक्सेल का प्रोसीजर आपको पता है, उसी तरह से हमने कैरी आउट करना है, और ये उसका रिजल्ट आपके सामने आ गया। ठीक है, ये इसके एक्यूरेसी मेजर्स हैं। आर की वैल्यू अगर आप देखें तो 0.94 हो गई है, आर स्केयर जो है 89% हो गया, एडजस्टेड आर स्केयर 84% है। आपकी जो पी वैल्यू है रिग्रेशन की वो लेस देन अल्फा है, इसका मतलब है रिग्रेशन सिग्निफिकेंट है। x1, x2, x3 तीनों को रखने से रिग्रेशन तो सिग्निफिकेंट है, लेकिन अब हम इंडिविजुअल पी वैल्यूज़ को भी देखते हैं। ठीक है, इन सबको आप देखिए, पहली पी वैल्यू 0.03 है, लेस देन अल्फा है, ओके फाइन। बाकी तीनों की तीनों क्या हैं, लेस देन अल्फा नहीं है। इसका मतलब है कि B1, B2 और B3 तीनों के ही अल्फा जो हैं वो ग्रेटर देन, तीनों की पी वैल्यूज ग्रेटर देन अल्फा है। इसका मतलब है इन तीनों की ही कोई सिग्निफिकेंस नहीं है मॉडल में। अब हम यूँ करते हैं कि इन मॉडल के जो एक्यूरेसी मेजर्स हैं सब मॉडल्स के, पहले दो दो के जो हमने 3 मॉडल्स ड्राइव किए और ये चौथा, इन चारों को एट द सेम टाइम हम एक्यूरेसी मेजर्स की बेस पे कंपेयर करते हैं। ठीक है जी, अब आप देखिए स्टैंडर्ड एरर ऑफ द एस्टीमेट, इसमें ये फर्स्ट कॉलम में निकाला हुआ है कि पहले 3 मॉडल्स हम पहले भी कंपेयर कर चुके हैं, लेकिन हमने इसमें भी रखने थे क्योंकि हम फाइनल करने चाह रहे हैं कि इस डेटा के लिए कौन सा बेस्ट मॉडल है। अभी ये वाले 2 के साथ आपके 3 मॉडल्स हैं, 2-2 वेरिएबल्स लिए आपने एज अ रिग्रेसर्स, और इसमें से इसके बाद हमने ये लास्ट में लिया जिसमें x1, x2, x3 तीनों वेरिएबल्स शामिल हैं। पहले रो में आप देखें कि सबके स्टैंडर्ड एरर्स दिए हुए हैं, और दूसरी रो में कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। सबसे पहले आप देखिए कि सबसे कम वाला कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन 7% है, इसको तो हमने रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, दूसरी बात ये कि हमने ये भी देखा कि x3 जो है वो पेट्रोल प्राइस को शो कर रहा है। ठीक है, और पेट्रोल प्राइस के इंक्रीज करने से डिलीवरी टाइम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। ठीक है, या पेट्रोल प्राइस के कम होने से डिलीवरी टाइम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ये लॉजिकली जो है इनकी कोई सिग्निफिकेंस, कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता, और ये चीज़ हमने अपने अजम्पशंस में भी देखी थी। तो इसलिए ये दोनों जो हैं ये जंक हैं, हमारे गार्बेज हैं, इनको भी हम रिजेक्ट कर देंगे। उसके बाद आती है बात लास्ट मॉडल की, जिसमें आप देखिए कि इस कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन कितना है, 0.84। तो 0.84 हमारा x2 के साथ भी है, और उन दोनों से बड़ा है हमारा रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन 0.86। इन तीनों को और ये वाला भी आपका 0.83, इन चारों में से 0.86 जो है वो इसका सबसे बड़ा है, y की x1 के साथ जो आपका रिलेशनशिप था। और अगर आप स्टैंडर्ड एरर को देखें तो 0.34, 0.35 ये ज़रा बड़ा हो गया है, इसलिए हम इसको भी रिजेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, इसको रिजेक्ट करने की एक और रीज़न भी है। अगर आपने देखा हो कि हम दोनों x1 और x2 इनमें रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा था, इनका x1 और x2 इसका जो कोरिलेशन था वो 0.9 करके कुछ था, यानी कि हाई था, मल्टीकोलिनियरिटी एग्जिस्ट कर रही थी। इन दोनों को एट द सेम टाइम मॉडल में शामिल नहीं होना चाहिए।
तो इसलिए ये भी रिजेक्ट हो गया, और इसका स्टैंडर्ड एरर भी ज़्यादा था, वो भी हमने देख लिया। अब आपने देखना है एक्स लास्ट मॉडल का 0.34 है और फर्स्ट मॉडल का 0.34 है, ये दोनों तो ठीक है। 0.36 बड़ा है, इसलिए हमने इसको भी रिजेक्ट कर दिया। अब पहला और आखिरी रह गया। तो अब आपने दोनों चीज़ों में देखें तो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन पहले वाले मॉडल का बड़ा है और लास्ट वाले मॉडल का कम है, और दोनों जो हैं आपके स्टैंडर्ड एरर वो दोनों इक्वल हैं। तो दोनों को हमने देखना था, तो स्टैंडर्ड एरर अगर इक्वल हो भी गए तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन तो आपका मॉडल 1 का जो है वो हाईएस्ट है। तो इन 6 मॉडल्स में बल्कि 7 मॉडल्स में आपने ये देखा कि द बेस्ट मॉडल इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन वाई एंड x1। ठीक है जी, x1 का मॉडल जो है वो आपका बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है। तो हम समरी की तरफ चलते हैं। आज के हम इस क्वेश्चन में हमने सबसे पहले क्या किया कि कोरिलेशन एनालिसिस करना है, स्कैटर प्लॉट बनाने हैं डिपेंडेंट वेरिएबल की तमाम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के साथ और इंडिपेंडेंट का इंडिपेंडेंट के साथ भी। उसके बाद आपने क्या करना है, अपने अजम्पशंस को देख लेना है और सजेस्ट करना है कि कौन से आपके अजम्पशंस को फुलफ़िल कर रहे हैं, उन वाले वेरिएबल्स को आपने इंक्लूड कर लेना है, और जिनका y वेरिएबल्स के साथ लीनियर रिलेशनशिप है वही इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स मॉडल में शामिल होने चाहिए। और दो वेरिएबल्स अगर आपस में लीनियरली कोरिलेटेड हैं तो उनमें से एक शामिल होना चाहिए। कौन सा शामिल होगा उसके लिए हमने फिट करके देख लेना है कि कौन सा इसमें बेस्ट रिजल्ट दे रहा है। तो हमने इसमें x1 को ट्रेवल टाइम एज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल कंसिडर किया है और डिपेंडेंट वेरिएबल आपका डिलीवरी टाइम था। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप जब डेटा कलेक्ट करते हो तो डेटा कलेक्ट करने के लिए भी इस पे कॉस्ट आती है। जितने ज़्यादा आपके डेटा के कॉलम्स होंगे, वेरिएबल्स होंगे, उतना ही टाइम आपको लगेगा और एनर्जी लगेगी उस डेटा की कलेक्शन में। तो अगर उन वेरिएबल्स की कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है, कोई उसने रोल ही प्ले नहीं करना आपकी प्रेडिक्शन को इम्प्रूव करने के लिए, तो फिर हम उसकी कॉस्ट को क्यों पे करें? तो पार्सिमोनियस मॉडल यानी सिंपलेस्ट मॉडल अगर आपको अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है कम कॉस्ट के साथ, तो वही बेहतर कंसिडर किया जाता है। तो हमारे केस में भी यहाँ पर ऐसा ही हुआ है। थैंक यू सो मच।